शहर के किनारे जहां रोशनियां धीमी पड़ जाती थीं और गलियों में अंधेरे के साए रक्स करते थे, एक ऐसी जगह थी जिसे सब ठगों की बस्ती कहते थे। ये कोई आम मोहल्ला नहीं था। यहाँ हर दीवार के पीछे राज छुपे थे, हर गली में धोखे की बो थी और हर सांस खतरे से भरी हुई थी। यहाँ के लोग चोरी, धोखाधड़ी और चालाकी की जिंदगी जीते थे, लेकिन उन सब के दरमियान एक नाम हर जबान पर था, आरिफ, जिसे सब साया कहते थे। आरिफ को साया क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो रात के अंधेरे में गायब हो जाता था, जैसे कोई साया जो कभी पकड़ा न जा सके। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो हर वक्त कुछ ढूंढ रहा हो। वो बस्ती का सबसे होशियार चोर था, लेकिन उसकी चोरी सिर्फ पैसों तक महदूद न थी, वो लोगों के राज भी चराता था। लोग कहते थे कि अगर आरिफ तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहे तो वो जान लेगा, चाहे तुम कितना ही छिपाओ। एक रात जब चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, आरिफ होगा एक पुराने गोदाम के पीछे छुपा हुआ था। उसके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी, जिसे उसने शहर के सबसे बड़े ताजिर हाजी बशीर के घर से चोरी किया था। ये डायरी कोई आम चीज न थी। उसके सफ़हात में बशीर के सारे काले कारोबारों का हिसाब था, समगलंग से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक। हर वो राज जो शहर के ताकतूर लोगों को बर्बाद कर सकता था। आरिफ जानता था कि अगर ये डायरी सही हाथों में पहुंच गई तो वो न सिर्फ बस्ती से निकल सकता था, बल्कि शहर का बादशाह बन सकता था। लेकिन खतरा ये था कि बशीर के आदमी उसे ढूंढ रहे थे और वो रहम नहीं करते थे। साया, तूने ये किया मुसीबत मोल ली, उसके पुराने दोस्त और साथी काली ने सरगोशी में कहा। काली एक पतली सी लड़की थी, जिसकी जबान तलवार से ज्यादा तेज थी। उसके बाल छोटे और बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में हमेशा एक शरारत झलकती थी। वो आरिफ की वाहद दोस्त थी, जो उस पर भरोसा करती थी, लेकिन उस रात उसकी आवाज में खौफ था। काली, अगर हम ये मौका गंवा देंगे तो हम सारी जिंदगी इस बस्ती में छिपते रहेंगे। आरिफ ने डायरी को अपनी जैकेट के अंदर छुपाते हुए कहा, ये हमारा टिकट है, आज़ादी का टिकट। आज़ादी? काली ने तंजिया अंदाज में कहा। तो भूल गया कि उस बस्ती में आज़ादी सिर्फ ख्वाबों में मिलती है। आरिफ ने काली की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ख्वाब भी तो हकीकत बनते हैं काली, बस हिम्मत चाहिए। ठगों की बस्ती कोई आम जगह नहीं थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां हर शख्स अपनी बका के लिए लड़ता था। यहाँ छोटे छोटे गरवा थे, कुछ चोरों के, कुछ जैब कुतरों के और कुछ वो जो राज बेचते थे। आरिफ उन सबसे किसी गरवा का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसकी शहरत ऐसी थी कि कोई उससे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी चालाकी और तेजी की कहानियां बस्ती में मशहूर थीं। एक बार उसने शहर के सबसे महफूज बैंक से एक हीरा चोरी किया था और फिर उसे बाजार में बेच दिया बगैर किसी के पकड़े जाने के। लेकिन इस बार बात हीरे से बढ़कर थी। ये डायरी उसकी जिंदगी बदल सकती थी या खत्म कर सकती थी। अगले दिन सुबह बस्ती में हलचल मच गई। हाजी बशीर के आदमी हर गली में घूम रहे थे, लोगों से पूछ कुछ कर रहे थे। कुछ लोगों को मारा पीटा गया, कुछ को धमकियां दी गईं। बशीर का गुस्सा आसमान को छू रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उस डायरी में उसके सारे राज हैं। आरिफ और काली एक पुराने मकान के तहखाने में छुपे हुए थे। तहखाने की दीवारें नम थीं और वहां से पानी टपक रहा था, लेकिन ये जगह महफूज थी। आरिफ ने डायरी खोली और उसके सफ़हात पलटने लगा। हर सफ़हा एक नई कहानी बता रहा था। शहर के बड़े बड़े नाम, सियासतदानों से लेकर पुलिस अफसरों तक, सब बशीर के जाल में फंसे हुए थे। ये डायरी हमारी मौत का परवाना भी बन सकती है, काली ने कहा। उसकी आवाज में तशवीश थी। या फिर हमारी जिंदगी बदल सकती है, आरिफ ने जवाब दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई बड़ा मंसूबा बना रहा हो। आरिफ का प्लान है सादा लेकिन खतरनाक था। वो डायरी को शहर की एक मशहूर सहाफी रजिया बेगम के हवाले करना चाहता था। रजिया एक ऐसी औरत थी जो सच के लिए लड़ती थी। उसने कई ताकतवर लोगों के राज बेनकाब किए थे,
और उसकी वजह से उसकी अपनी दुश्मनियां थीं। अगर आरिफ उसे डायरी दे देता तो बशीर का पूरा नेटवर्क बेनकाब हो जाता, लेकिन उसके लिए उसे शहर के दूसरे सरे तक जाना था और वो जानता था कि रास्ते में बशीर के आदमी उसका इंतजार कर रहे होंगे। हम रात को निकलते हैं, आरिफ ने कहा। अंधेरे में हमारा फायदा है। रात जब गहरी हुई, आरिफ और काली बस्ती की तंग गलियों से निकलकर शहर की तरफ बढ़े। हवा में नमी थी और दौर से गर्ज की आवाज आ रही थी। उनके पीछे बशीर के आदमियों की मोटरसाइकिलों की आवाजें गूंज रही थीं। आरिफ ने काली का हाथ पकड़ा और एक पतली सी गली में छिप गए। दीवार के साथ लगकर वो सांस रोके खड़े रहे जब तक मोटरसाइकिलें गुजर न गईं। हम नहीं बच सकते, साया, काली ने हानिपते हुए कहा। उसकी आवाज में खौफ था, लेकिन उसकी आंखों में आरिफ के लिए भरोसा भी था। हम बचेंगे, आरिफ ने कहा। उसकी आवाज में यकीन था। बस रजिया तक पहुंचना है। उन्होंने गलियों, छतों और एक पुराने पल के नीचे से होते हुए रास्ता बनाया। हर मोड़ पर खतरा था, हर साया एक दुश्मन हो सकता था। एक बार तो बात उस हद तक पहुंच गई कि बशीर का एक आदमी, जिसे सब बब्बरा कहते थे, उनके बिल्कुल करीब आ गया। बब्बरा एक लंबा दबंग आदमी था, जिसके चेहरे पर दाग थे और हाथ में हमेशा एक चाकू रहता था। आरिफ ने काली को एक ढेर के पीछे छुपाया और खुद एक पत्थर उठाकर बब्बरे की तरफ फेंका। पत्थर उसके सिर से टकराया और वो गिर पड़ा, लेकिन उससे पहले कि वो होश में आता, आरिफ और काली भाग निकले। आखिरकार वो रजिया के दफ्तर के करीब पहुंच गए। दफ्तर एक पुरानी इमारत में था, जिसके बाहर एक सियाह गाड़ी खड़ी थी। आरिफ ने काली को इशारा किया कि वो छुप जाए। वो खुद आगे बढ़ा और दरवाजा खटखटाया। रजिया ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में हैरत थी। वो एक मयाना कद औरत थी, जिसके बाल सरमई थे, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो बरसों की जदोजहद की गवाह थी। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में शक था। वो जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, आरिफ ने कहा और डायरी उसके हाथ में थमा दी। रजिया ने डायरी के चंद सफ़हात पलटे और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये कहां से मिली? उसने पूछा। ये आपका सवाल नहीं, आरिफ ने कहा। बस ये यकीनी है कि ये हमारे घर से मिली है। बनाएं कि ये राज दुनिया तक पहुंच जाएं। अगले दिन शहर के अखबारात में हंगामा बरपा हो गया। रजिया ने डायरी के राज शायर कर दिए। हाजी बशीर गिरफ्तार हो गया और उसका पूरा नेटवर्क बिखर गया। शहर के बड़े बड़े नाम जो बरसों से हैं बशीर के साथ मिलकर काम कर रहे थे, एक एक करके बेनकाब हुए। पुलिस ने छापे मारे और शहर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लेकिन आरिफ और काली के लिए ये फतह आसान न थी। बशीर के कुछ वफादार अब भी उनके पीछे थे। बबरा, जो उस रात आरिफ के हाथों जख्मी हुआ था, अब इंतकाम की आग में जल रहा था। वो जानता था कि आरिफ ही उस सब का जिम्मेदार है। उसने बस्ती के दूसरे ठगों को इकट्ठा किया और आरिफ के खिलाफ एक मंसूबा बनाया। आरिफ और काली ने फैसला किया कि वो बस्ती छोड़ देंगे। वो एक नई शुरुआत चाहते थे, जहां वो धोखे और चोरी हो सकती थी, कि जिंदगी से आजाद हों। लेकिन ठगों की बस्ती छोड़ना इतना आसान न था। यहाँ की हर गली, हर दीवार उनसे जड़ी हुई थी। उनकी जिंदगी उस बस्ती की मिट्टी में रची बसी थी। एक रात जब वो शहर के बाहर एक पुराने पल पर खड़े थे, काली ने आरिफ की तरफ देखा और पूछा, क्या हम वाकई आजाद हो सकते हैं? आरिफ ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। शायद नहीं, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। आरिफ और काली ने बस्ती को खैरबाद कहा और शहर से दौर एक छोटे से गांव में जा बसे। वहां उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की, एक ऐसी जिंदगी जो चोरी और धोखे से पाक थी। आरिफ ने एक छोटी सी दुकान खोली, जबकि काली ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन उनके दिल में हमेशा एक खौफ रहा कि शायद एक दिन बस्ती का कोई साया उन्हें ढूंढ ले। बबरा ने आरिफ का पीछा नहीं छोड़ा। वो एक दिन गांव पहुंच गया। उसके हाथ में वही चाकू था जो इस रात उसके पास था। लेकिन अब आरिफ वही साया नहीं था। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को हटा दिया था, पीछे छोड़ दिया था। जब बबरा ने उस पर हमला किया, आरिफ ने उसे रोका और कहा,
मैं अब वो नहीं जो पहले था। अगर तू चाहता है तो ये चाकू उठा और ख़त्म कर दे, लेकिन अगर तू है तो ये चाकू उठा और ख़त्म कर दे, छोड़ दे, तो हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। बब्बरा के हाथ कांप रहे थे। उसकी जिंदगी भी उसी बस्ती की गलियों में गुजरी थी और वो जानता था कि वहां से निकलना है कितना मुश्किल है। आखिरकार उसने चाकू नीचे रख दिया और चला गया। आरिफ और काली ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। वो जानते थे कि उनकी नई जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन अब उनके पास उम्मीद थी, एक ऐसी उम्मीद जो ठगों की बस्ती में कभी नहीं थी। और उसी के साथ वो दोनों रात के अंधेरे में अपनी नई कहानी की तरफ बढ़ गए, जहां हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी।